हिमाचल की राजनीतिक महाभारत में आया नया मोड़। राजेंद्र राणा ने सारी बातों का ठीकरा फोड़ा मीडिया के सर। बोले चीजों को तोड़ मरोड़ कर किया जा रहा पेश। युवाओं को दे रहे थे नसीहत। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू हमारे बड़े भाई। ANV न्यूज से की एक्सक्लूसिव बातचीत में क्या कुछ बोले राजेंद्र राणा, आप भी सुनिए। शरीर में अगर फिंसी हो जाए, उसका इलाज कर लिया जाए तो वही खत्म हो जाती है। अगर वो नासूर बन जाए तो शरीर को खराब करना शुरू कर देती है। सुक्खू हमारे बड़े भाई, जहां जहां उनको ठीक लगेगा वो किसी को जिम्मेदारी देंगे। मंत्री बनकर भी जिम्मेवारी मिलती है, मुख्यमंत्री बनकर भी जिम्मेवारी मिल रही है। उनको भी मुझे लगता है कि मीडिया ने घुमाने की कोशिश की है। नमस्कार दोस्तों, ANV न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो है राजेंद्र राणा, जो कि सुजानपुर विधानसभा से विधायक भी हैं। और सोशल मीडिया में 2 दिन पहले जो इनकी पोस्ट आई थी, उसके बाद पूरा बवाल हिमाचल प्रदेश में राजनीति को लेकर कांग्रेस के भीतर मचा हुआ है। लेकिन आज जब हमने राजेंद्र राणा से बात की तो इन्होंने सबसे पहले तो एक बात स्पष्ट कर दी है कि ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू मेरे लिए बड़े भाई की तरह हैं और हमारा आपस में अच्छी दोस्ती है और हम बढ़िया काम कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए पहले भी करते रहे हैं और अब आगे भी करते रहेंगे। तो एक तरह से उन्होंने जो भी आरोप सोशल मीडिया और मीडिया में लग रहे हैं पार्टी के भीतर गुटबाजी को लेकर, उन सभी आरोपों को तो खारिज किया, लेकिन उनके साथ ये भी कहा कि आदमी बड़ा और छोटा जो है वो अपने कर्मों से होता है। और ये बात उन्होंने उस संदर्भ में कही जब हमने उनसे पूछा कि सोशल मीडिया में आपकी पोस्ट का मायने क्या था। और दूसरा हमने उनसे सवाल किया था कि हिमाचल प्रदेश में आपको दुख तो होता होगा, हिमाचल प्रदेश के नेतृत्व को क्या राजेंद्र राणा से एलर्जी है? तो इन सभी चीज़ों का उन्होंने जवाब दिया है। और आप भी ANV न्यूज़ पर हमारे सवालात और इन जवाबों को सुनिए और अपने जो है वो कमेंट ज़रूर हमें दीजिए ताकि और अधिक बेहतर हम आपके बीच में ला सकें। सर, हिमाचल प्रदेश में इन दिनों जो माहौल कांग्रेस पर, सबसे पहले तो आपसे एक ही सवाल है कि 8 महीने सरकार को हो गए हैं, क्या आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसके कामकाज के तरीके को, क्योंकि लीक से हटकर काम इस सरकार में हो रहे हैं? देखिए, जब भी कोई सरकार बदलती है और उस सरकार का नेतृत्व करने वाले मुख्यमंत्री एक नई सोच लेके आते हैं। अभी सरकार को लगभग 8 महीने हुए हैं और किसी भी सरकार को परफॉर्म करने के लिए, रिजल्ट डिलीवर करने के लिए समय की ज़रूरत होती है। अभी टाइम बड़ा थोड़ा हुआ है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसके रिजल्ट दिखेंगे। अभी सरकार नई है और किसी भी सरकार को रिजल्ट आने में थोड़ा सा समय लगता है, इसलिए सरकार बेहतर काम करने की कोशिश कर रही है। 2-3 दिन से सर आपका एक स्क्रीनशॉट जो वो वायरल हो रहा है सत्ता के गलियारों में हर जगह, और उसके नीचे जब अपने धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा का एक और उनका कमेंट आ गया तो उससे वो सोने पर सुहागे का काम हो गया और उसको लेकर बड़ी सारी खबरें मीडिया में आई हैं और बड़े सारे कयास लगाए जाने लगे हैं। उस पर क्या कहेंगे सर आप? क्या था वो असल में, मतलब किस मूड में आपने जो है वो लिखा था और उसका क्या माहौल बना दिया फिर बाद में? देखिए, मुझे भी लंबा अरसा राजनीति में हो गया, सामाजिक जीवन में हूँ। राजनीति में मैं बाद में हूँ, एक सामाजिक व्यक्ति हूँ और मेरे जीवन का लंबा जो सफ़र है वो सामाजिक काम करते हुए हुआ है। मैंने अपने जीवन काल में बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखे हैं कि लोग झगड़ते हैं, लड़ते हैं, कोर्ट कचहरियों में घूमते हैं। ये जो मैंने पोस्ट जो डाली थी, ये मैंने किसी व्यक्ति विशेष की ओर इशारा, किसी पार्टी की ओर इशारा, ये बिल्कुल कोई ऐसा मकसद नहीं है। आपने भी पढ़ी होगी, बिल्कुल लगता है आपको कि किसी व्यक्ति की विशेष की तरफ, की पार्टी विशेष की तरफ, किसी ग्रुप की तरफ मैंने कोई ऐसा इशारा किया हो। उसमें सिर्फ ये कहा था कि आदमी को विवादों से बचना चाहिए। लड़ाई झगड़ों विवादों में कुछ नहीं रखा है, कोर्ट कचहरियों में मामले जाते हैं और जब लड़ाई झगड़ा होता है वो टेबल के बैठ के हल हो सकता है। शरीर में अगर फिंसी हो जाए, उसका इलाज कर लिया जाए तो वही ख़त्म हो जाती है। अगर वो नासूर बन जाए तो शरीर को ख़राब करना शुरू कर देती है। तो इसलिए कोई भी आपका झगड़ा है समाज में, मैंने तो यंगस्टर जो है, नौजवान जो हैं, उनको ये संदेश दिया और इतिहास का उदाहरण भी दिया कि इतिहास इसलिए पढ़ा जाता है कि इतिहास में कहीं ना कहीं जो गलतियां हुई हैं
उन गलतियों को इंसान दोहराए ना, उसे सीखना होता है हम लोगों को। और जो मैंने पंक्तियां जो उसमें लिखी हैं कि महाभारत में पांडवों ने सिर्फ 5 गांव मांगे थे क्योंकि वो झगड़ा खत्म करना चाहते थे। कृष्ण भगवान जब दुर्योधन के पास जब गए तो उन्होंने कहा कि इस झगड़े को यहीं मिटा देते हैं, पांडवों को 5 गांव दे दो। तो उन्होंने कहा कि मैं तो सुई की नोक के बराबर जगह नहीं दूंगा। तो मेरा उसके पीछे मकसद ये है कि उसमें मैंने ये लिखा कि उसका रिजल्ट क्या हुआ, कि महाभारत हुआ, लाखों लोगों जो है वो नरसंहार हुआ। तो उसके पीछे मनसा क्या है? मनसा यही है कि महाभारत उस समय अगर वो बैठ के सेटल कर देते, 5 गांव ही उनको दे देते, तो शायद मुझे लगता है कि जगह इतना बड़ा महाभारत ना होता। तो उस पोस्ट के पीछे जो है मकसद यही है कि हमें समाज में आपस में मिलकर रहना चाहिए। नौजवान जो आजकल झगड़ों में फसादों में फंस जाते हैं, उनको बचने की हमने नसीहत दी है कि झगड़ों में कुछ नहीं रखा है। और ये समाज में अगर आपने कोई दोहा लिखा है, कबीर का दोहा भी पढ़ा गया, या महाभारत का प्रसंग, क्यों हम गीता नहीं पढ़ते हैं क्या? गीता के श्लोक और गीता का जो प्रसंग है वो जीवन को बहुत कुछ सिखाते हैं। ये जीवन को सिखाने वाली चीज़ें हैं। हाँ, मीडिया ने इसको नया रंग दे दिया, मीडिया ने इसको किस तरीके से उसको जो है उसका जो है रिजल्ट जो है निकाला, वो अलग चीज़ है, उसको हम किसी को रोक नहीं सकते। मैं बोल रहा हूँ आपके समक्ष, आप इस बात को किस तरीके से घुमा देंगे वो तो मुझे लगता है कि वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सर, क्या एक इलेक्टेड व्यक्ति होने के नाते, एक सामाजिक का, एक देश का एक नागरिक होने के नाते समाज में एक अच्छी नसीहत देना, मुझे लग रहा है कोई गुनाह नहीं है, कोई पाप नहीं है। और जो पोस्ट डाली गई उसमें कोई गलत मुझे लगता है नहीं है। ये मीडिया ने इसको ट्विस्ट करने की कोशिश की। लेकिन सर, मीडिया ने तो ट्विस्ट करने की कोशिश की, वो तो चलो आपकी बात ठीक है, हम लोगों ने खूब खबर को बनाया इसको। लेकिन जो चौधरी चंद्र कुमार ने किया उसको लेकर क्या कहेंगे आप? उन्होंने तो सीधा ही आप पे आरोप लगा दिया, सुधीर शर्मा पे आरोप लगा दिया, अनुशासनहीनता की बात कर दी उन्होंने। चंद्र कुमार जी बड़े सीनियर लेजिस्लेटर हैं, उन्होंने क्या सोच के बोला उनको भी मुझे लगता है कि मीडिया ने घुमाने की कोशिश की है। उनसे प्रश्न ऐसे किए, उनको घुमाया और बातों बातों में फंसाने की कोशिश की है। बड़े सीनियर लेजिस्लेटर हैं, उनको इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, वो हमारे वरिष्ठ लीडर हैं। लेकिन सर, मेरे उनके साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। लेकिन मीडिया की खबर की पुष्टि तो चौधरी साहब ने कर दी ना जी। देखिए, चौधरी साहब को मुझे लग रहा है कि मीडिया ने फंसाने की कोशिश की है, कि उनको ट्रैप करने की कोशिश की, कि उनको उस बात में घुमाने की कोशिश की है। हालांकि ऐसी बात है, पुराने पॉलिटिशियन है वो, उनको आसानी से कैसे कोई घुमा सकता है? देखिए, ऐसे है कि अनिरुद्ध सिंह से भी सवाल पूछा, उसने तो कुछ नहीं। बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं जी, और कई बार चुनाव जीते हैं, कई बार मंत्री रहे हैं, और उनकी बात पर हम कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे से उम्र में भी बड़े हैं। मैं उनका बहुत आदर करता हूँ। और लेकिन सर, स्थिति तो उन्होंने स्पष्ट की ना सारी। देखिए, उनका भाव क्या है, उन्होंने किस संदर्भ में कहा, मुझे लगता नहीं है कि जो पोस्ट डाली गई है उसमें कोई कहीं भी किसी भी किस्म की अनुशासनहीनता है, किसी व्यक्ति के प्रति टिप्पणी की गई है, किसी पार्टी के प्रति टिप्पणी की गई है, ऐसा मुझे लगता नहीं है कि ऐसा है। और हमारी मंशा भी ऐसी नहीं है। जहाँ तक मुख्यमंत्री जी का प्रश्न है, मुख्यमंत्री जी के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं और हमेशा मेरी उनके साथ बातचीत होती है, और हम मिलकर जो है उस समाज में, इलाके में काम कर रहे हैं। एक संदेश ये भी आया कि जो बात करनी है वो मुख्यमंत्री के पास टेबल पर आके करो, दरवाजे सबके लिए खुले हैं, ये भी चौधरी चंद्र कुमार ने कहा आपको। देखिए, तो हमने तो मुख्यमंत्री जी को कुछ कहा ही नहीं, लेकिन चौधरी साहब ने सब कुछ कह दिया ना जी। हाँ, इसका जवाब तो आप, मुझे लग रहा है कि अगर श्री चंद्र कुमार जी से पूछेंगे तो जब ज़्यादा बेहतर दे सकते हैं। परंतु हमारी इस तरफ से कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की गई है। हमने किसी व्यक्ति विशेष के प्रति टिप्पणी नहीं की है, हम किसी समाज और किसी समुदाय के प्रति कोई टिप्पणी नहीं की है। हमने एक नसीहत देने की समाज में नौजवानों को कोशिश करी है कि आप विवादों से बचे रहें, और विवादों में जो फंसे हैं वो उनका इतिहास का भी हमने उदाहरण दिया है कि महाभारत भी क्यों हुआ था, कि वो विवाद के कारण हुआ था, इसलिए विवादों से बचना चाहिए।
राणा जी, एक सवाल, बड़ा वाजिब सा सवाल है। जी आप पूछिए। विपक्ष में आप थे जी। बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका उस दौर में आपकी थी, बहुत सक्रिय आप थे पार्टी में, और अभी भी सक्रिय हैं। थे का मतलब है कि मैं उस पर्टिकुलर समय की बात कर रहा हूँ। सरकार बन गई तो ये माना जा रहा था कि चाहे मुख्यमंत्री कहीं का भी बने, राणा जी का मंत्री बनना तय है। फिर ऐसा क्या हो गया कि 8 महीने पूरे हो गए हैं और तमाम हाईकमान की यस होने के बाद भी मुख्यमंत्री का दिल आपकी तरफ नहीं हो रहा है? देखिए, इसका जवाब तो मुख्यमंत्री दे सकते हैं, परंतु मैं आपके प्रश्न का जवाब देने वाला हूँ। मेरी कोई मनसा, कोई इच्छा, कोई महत्वाकांक्षा मंत्री पद को लेकर बिल्कुल नहीं। पर सर, यहाँ पे मैं आपको एक चीज, जब हिमाचल का मुख्यमंत्री बनना था उससे 2 दिन पहले आप ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का इंटरव्यू भी सुनेंगे तो उन्होंने भी यही बात कही थी कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री बने, सबसे पहले फटाफट सारा काम उन्होंने किया, शपथ भी फटाफट ले ली ताकि कोई और 19-21 ना हो जाए। तो सर, मतलब एक क्लेम तो आपका बनता था ना जी, मंत्रिमंडल में तो कम से कम, जब अनिरुद्ध सिंह मंत्रिमंडल में आ सकते हैं, रघुवीर सिंह बाली को मुख्यमंत्री सीधा मंत्री कहते हैं, हालांकि वो मंत्री नहीं है सरकार में, तो फिर आपके साथ क्यों इस तरह से हुआ? देखिए नमनीत जी, समाज की सेवा करने के लिए कोई मंत्री बनना जरूरी नहीं है, एमएलए बनना भी जरूरी है। हम एमएलए बने बिना भी लोगों की सेवा करते थे, आज एमएलए बनने के बाद भी सेवा कर रहे हैं, और जब लोग नहीं चाहेंगे तब भी हम सेवा करेंगे, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का मकसद समाज में मजलूम, बेसहारा लोगों की मदद करना है, उनको सहारा देना है, चाहे एमएलए के तौर पर करें, चाहे किसी भी रूप में करें। और सुजानपुर की जनता ने मुझे बहुत बड़ा मान सम्मान दिया है। मैं सुजानपुर के एक एक व्यक्ति का किसी काम आ सकूं, उनका विकास कर सकूं, उनके निजी काम कर सकूं, ये मेरा ज़िंदगी का मकसद है। और यही मैं कहना चाहता हूं कि सुजानपुर के लोगों के प्रति मैं बिल्कुल वचनबद्ध हूं। और रही सरकार की बात, सरकार कांग्रेस पार्टी ने इससे पहले भी जो मुझे दायित्व दिए, चाहे मुझे उपाध्यक्ष के तौर पर काम करने का मौका मिला, कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर काम करने का मौका मिला, चाहे मुझे सोलन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में चुनाव में प्रभारी के तौर पर भेजा गया तो वहाँ जीत वहाँ हुई, और सारी टीम के साथ मिलकर हमने काम किया। हमने फतेहपुर में भी काम किया, फतेहपुर में सारी टीम के साथ मिलकर वहाँ पर चुनाव हम लोग जीते। इसके अलावा और चुनाव क्षेत्रों में मुझे जाने का मौका मिला, और जो अभी 2022 के नवंबर महीने में जो चुनाव हुआ उसमें भी मुझे प्रदेश के कई चुनाव क्षेत्रों में जाने का मौका मिला। हमने पार्टी के लिए डटकर काम किया, अभी भी पार्टी ने जो काम देगी उसको करेंगे। और सरकार में ये मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है, हाईकमान का प्रेरोगेटिव है, जहाँ जहाँ उनको ठीक लगेगा वो किसी को जिम्मेदारी देंगे। मंत्री बनकर भी जिम्मेवारी मिलती है, मुख्यमंत्री बनकर भी जिम्मेवारी मिल रही है। पर एक कहावत है कि आदमी जो है वो पद से बड़ा नहीं बनता है, आदमी कर्म से बड़ा बनता है। अंग्रेजी में एक फ्रेज है कि ए मैन इज नोन बाय हिज डीड्स, व्यक्ति अपने कर्मों द्वारा पहचाना जाता है। वो पद बड़ा हो छोटा हो उसके कारण हमेशा कोई बड़ा नहीं बनाए। अब देखिए, हिंदुस्तान में महात्मा गांधी जी ने देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अग्रिम पंक्ति में लड़ाई लड़ी उन्होंने, तो क्या वो कुछ नहीं बने? तो क्या वो छोटे हो गए? आज भी उनका नाम पूरे देश में बापू के नाम से उनको जाना जाता है। तो वो अपने कर्म के कारण महात्मा गांधी जी को याद किया जाता है। जो भी आदमी काम करेगा वो अपनी पोस्टों के कारण, अपने पद के कारण नहीं, बल्कि अपने कर्म के कारण पहचाना जाएगा। सर, एक सवाल और था कि हिमाचल में जो कांग्रेस का नेतृत्व है उसे आपसे किस तरह की एलर्जी है? क्या कारण है कि राणा से ये लोग जो है वो कटे कटे रहते हैं? मैं तो आपके शब्दों से सहमत नहीं हूँ। सुक्खू हमारे बड़े भाई और हम लोग मिलके काम कर रहे हैं, और उनके मन में कोई ऐसी दुर्भावना का शब्द जो है उनके मन में नहीं है, क्योंकि मेरी अक्सर हर तीसरे चौथे दिन से बात होती रहती है। रही मंत्री बनने की बात, मंत्री किसको बनाना है, किसकी कहाँ ज़रूरत है, ये पार्टी हाई कमान और मुख्यमंत्री देखेंगे। जहाँ जिसकी ज़रूरत होगी उसकी सेवाएं ली जाएंगी।
तो इसमें मुझे लग रहा है कि मंत्री बनना ये कोई बहुत महत्वपूर्ण विषय नहीं है। सर कर्नाटका में जब सरकार बनी तो पूरा मंत्रिमंडल उन्होंने एक ही दिन में खड़ा कर दिया, इतनी बड़ी स्टेट है वो। तो हिमाचल में क्यों 3 पद खाली हैं अभी तक? फिर देखिए इसका क्या कंट्रोवर्सी है? इसका देखिए इसका बेहतर जवाब तो मुख्यमंत्री जी और आप भी सर पार्टी के बड़े कदावर चेहरे हैं, कोई छोटे मंत्री नहीं बने वो अलग बात है, लेकिन कद में तो कमी नहीं है ना। देखिए मैंने आपको फिर वही शब्द कहूँगा कि ए मैन इज नोन बाय हिज डीड्स। राजेंद्र राणा की पहचान उसकी सेवा है, उसका काम है, और मैं उसी पे फोकस करता हूँ। मैं मंत्री के पद के पीछे नहीं हूँ, मैं किसी सरकार में ओहदे के पीछे नहीं हूँ। मेरा इतनी ही दौड़ है कि मुझे अपने चुनाव क्षेत्र के लोगों की सेवा करनी है। सर मैं एनजीओ, हमने भी एनजीओ भी है, अभिषेक राणा जी उसको चला रहे हैं, बिल्कुल, तो हम उसके माध्यम से बहुत सारे काम लोगों के करते हैं। और अभी मंत्री पद जो खाली पड़े हैं वो कब बनाएंगे वो तो मुख्यमंत्री तय करेंगे ना। बिल्कुल। और मुख्यमंत्री हाईकमान के साथ मशवरा करके ये फैसला लेंगे कि कब उनको बनाना है। वो तो कब बनाएंगे वो तो उनको तय करना है, और कब उनको ज़रूरत है। मतलब मुख्यमंत्री अपनी ज़रूरत के अनुसार बनाएंगे और किसी भी स्वाभाविक उनका प्रोरोगेटिव है। लेकिन थोड़ा पर्सनली अगर आपको थोड़ा चुभता तो होगा, क्योंकि मेहनत सबने बराबर की, एक मुख्यमंत्री बन गया, एक उप मुख्यमंत्री बन गया, और जब आपने भी बराबर मेहनत की तो आप पीछे रह गए, 8 महीने पीछे हो गए। देखिए ऐसा है, हम फिर उन्हीं शब्दों पे आ रहे हैं कि राजेंद्र राणा मंत्री पद लेकर बड़ा बनने वाला नहीं है जी। राजेंद्र राणा बड़ा तब बनेगा जब मेरा काम अच्छा होगा, मेरे कर्म अच्छे होंगे, मेरा व्यवहार अच्छा होगा, हम उस पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं। वो तो सुजानपुर की जनता ने आपके ऊपर लगातार विश्वास जताया हुआ है इस चीज़ को लेकर। तो नहीं, मुझे फ़ख्र है और मुझे अपने सुजानपुर की जनता के ऊपर गर्व है, और मैं उनका कर्जदार हूँ कि वो मेरे ऊपर विश्वास किया उन्होंने, और मुझे फिर से तीसरी बार सेवा करने का मौका दिया है। मैं उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूँ। और बाकी जो पार्टी का आदेश होगा वो हमारे लिए। सर लोकसभा चुनावों को कैसे देखते हैं आप? देखिए अभी तो सरकार और पार्टी को देखना है कि मुझे लगता है कि लोकसभा चुनावों को लेकर पार्टी को और सरकार को मिलकर तय कर लेना चाहिए और तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि भाजपा बड़े आगे निकल गई है इस प्रचार में। नहीं, आप भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इसके बारे में सरकार को और पार्टी को भी आपस में तालमेल करके विचार जरूर करना चाहिए और इसकी तैयारी शुरू करनी चाहिए। सर जो चेहरों के नाम आते हैं लोकसभा चुनावों में, उसमें अभिषेक राणा का पिछली बार भी दावेदारी थी, इस बार फिर से नाम उनका ठीक चल रहा है। इसके अलावा सतपाल रजादा है, तो फिर वो धर्मेंद्र पटियाल हैं कुटलैड वाले, तो इस और सुनील शर्मा बिट्टू हैं हमीरपुर से, पॉलिटिकल एडवाइज़र टू सीएम। तो सर क्या लगता है, मतलब मजबूत चेहरे कौन आपको लगते हैं इनमें? देखिए पार्टी इसके लिए सर्वे करवा ले वैसे, क्योंकि आपको लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है हमीरपुर की कहना बहुत मुश्किल है। जो भी कैंडिडेट होगा वो अपनी तरफ से मेहनत करेगा। हर आदमी को अपने आप को मजबूत मानता है। जब सर्वे वगैरह कराए जाते हैं, वैसे लीडर्स, बड़े सीनियर लीडर्स जो हैं, जो सरकार में हैं या पार्टी में हैं, वो इस बात का आंकलन करें कि कौन उनके लिए फिट रहेगा। लेकिन सर जिस तरह से जो पावरें दे रखी हैं सुनील शर्मा बिट्टू को, पॉलिटिकल एडवाइज़र विद कैबिनेट रैंक हैं वो, और हमीरपुर शहर से आते हैं, हमीरपुर ज़िला से आते हैं, तो क्या लगता है आपको कैसा चेहरा रहेगा? वो मजबूत चेहरा रहेगा? ब्राह्मण है? ये मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है, ये मुख्यमंत्री जी और पार्टी प्रेसिडेंट दिल्ली हाईकमान के साथ मशवरा करके तय करेंगे। अभिषेक का दावा कैसा रहेगा इस बार सर? पिछली बार तो बड़ी तगड़ी दावेदारी थी। हमारा कोई दावा नहीं है जी। पार्टी तय करे किसको लड़ना नहीं लड़ना, हमारा कोई दावा नहीं है। पार्टी तय करे किसको लड़ना। मतलब अभिषेक का फैसला जो है पूरा अपने पार्टी पे छोड़ रहा। अभिषेक के साथ मेरी बात हुई थी, अभिषेक का भी यही फैसला है कि हमारा कोई दावा नहीं है, पार्टी जिसको उचित समझे उसको चुनाव कराए। लेकिन यंग चेहरा है सर, और बढ़िया काम करते हैं वो, युवाओं में अच्छी पकड़ है। मैंने आपको जवाब दे दिया कि ये मुख्यमंत्री जी और पार्टी प्रेसिडेंट स्टेट के और हाईकमान के साथ मशवरा करके जिसको उचित समझे उसको लड़ाए। सर एक अंतिम सवाल है कि
अनुराग ठाकुर को हराने के लिए केंद्र से भी दबाव रहा हमेशा हाईकमान का। राहुल गांधी जी का जो हमने सुना है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू को वो अक्सर बोला करते थे। तो अब इनकी सरकार है हिमाचल में कांग्रेस की, और यहाँ पे कांग्रेस के काफ़ी लंबे चौड़े विधायक हैं। चाहे उन्ना ले लो, हमीरपुर में तो 5-0 ही हो गया एक तरह से, उन्ना में भी बुरे हाल हैं भाजपा के। तो क्या लगता है इस बार क्या तख्ता पलट हो सकता है वैसे अनुराग ठाकुर को लेकर? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस बार हमीरपुर पार्लियामेंट में कांग्रेस के विधायकों की संख्या भी ज़्यादा है जी। अगर पार्टी और सरकार मिलकर समय रहते फैसला ले लें और काम करना शुरू करें तो चुनाव कांग्रेस जीत सकती है। तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगी। रही चुनाव किसी को हराने की बात, तो इसमें पक्ष में है, मैं इसके पक्ष में हूँ। हमेशा व्यक्ति को चुनाव जब लड़ा जाता है तो किसी को हराने के लिए चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। अपनी कमिटमेंट्स के साथ अपना चुनाव जीतने की बात करनी चाहिए। कई लोगों का मकसद किसी को हराने का होता है और कई लोगों का मकसद चुनाव जीतने का होता है। तो जो भी चुनाव लड़े वो ये चुनाव मकसद लेके लड़े कि मैंने चुनाव जीतना है। तो चुनाव जीतने के लिए चुनाव जो है वो लड़ा जाना चाहिए। किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी को हराने के लिए मुझे लग रहा है ये उचित शब्द नहीं रहेगा। थैंक यू सर। इस तरह से आपने देखा कि सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा जो कि हिमाचल की राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी हैं, उन्होंने किस तरह से हर सवाल का जवाब दिया और उन्होंने एक बात तो जिता दी है कि चाहे वो मंत्री बने या ना बने, लेकिन वो जनता की सेवा में लगे रहेंगे। और इसी के साथ उन्होंने ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को अपना बड़ा भाई बोलकर जो राजनीतिक टीस इन नेताओं में थी उसे खत्म करने का प्रयास भी किया। तो दूसरी तरफ चौधरी चंद्र कुमार को लेकर उन्होंने कहा कि ये मीडिया वालों ने भटकाकर उनसे ये बयान ले लिया होगा, अदरवाइज ऐसा उनकी कोई मंशा इस बयान में लग नहीं रही है। तो एक तरह से उन्होंने पूरी कांग्रेस को जो है वो अपनी तरफ से क्लीन चिट दे दी और अपने इस मामले से कि उनका मामला कोई राजनीति से जुड़ा हुआ है या उन्होंने जो है वो मंत्री बनना है, उससे भी उन्होंने जो है वो कन्नी काट ली है। एएनवी न्यूज़ पर बने रहिए, यहाँ पर लगातार खबरों का सिलसिला जारी।